तो हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर में कूलम्ब्स लॉ की बात की थी और एक आवेश अगर कहीं हो और दूसरा आवेश कहीं हो तो पहला आवेश दूसरे पर बल लगाता है, दूसरा पहले पर बल लगाता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, और उसके लिए सूत्र कूलम्ब्स लॉ से कहा जाता है। लेकिन हमने अपनी चर्चा के अंदर में इस सेंटेंस को अगर ठीक प्रकार से हम टेक्निकली जांचें तो हमने गलत करार दिया था। जो हम कहते हैं फोर्स exerted by a charge q1 on another charge q2 is F is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर मैग्नीट्यूड में और फिर उसका डायरेक्शन। ऐसे हम लोग सामान्यतः कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसको ठीक प्रकार से देखें तो ये अपने आप स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, और इसलिए हमने उसके बाद एक दूसरा जो मॉडर्न व्यू है वो रखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता ही नहीं है। चार्ज पे फोर्स लगाने का काम दूसरे चार्ज का है ही नहीं, चार्ज पे फोर्स लगाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस चार्ज के ऊपर किसने फोर्स लगाया, ये फोर्स किसने लगाया? इस चार्ज ने नहीं लगाया बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? वो इस चार्ज के कारण से आया। वो बात अपने आप ठीक है। अगर यहाँ एक चार्ज Q1 है और उससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज Q2 है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इतना लग रहा है, ये तो बात ठीक है, ये इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये Q1 नहीं लगा रहा है। Q1 ने जो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया होगा, यहाँ वहाँ 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 सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया होगा, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसने पैदा किया है, और भी बाकी जगह भी पैदा किया हुआ है, यहाँ जो फील्ड है वो फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। अगर मैं ये चार्ज यहाँ से उठा करके और यहाँ रख दूँ तो इसने यहाँ भी फील्ड पैदा किया हुआ था, यहाँ भी किया हुआ था, सब जगह किया हुआ था। यहाँ वाला जो फील्ड है वो इस पर फोर्स लगाता है। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है बल लगाने का। इसको हमने पिछले दिन इसकी चर्चा की थी, इस पर जोर दिया था, और इसलिए हमने कहा कि जो फोर्स है, किसी चार्ज पर जो फोर्स है वो Q टाइम्स E है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, जिस दिशा में होगा, उसके अनुसार ये फोर्स बनेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार पाठ्यपुस्तकों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसा डिफाइन करते हैं। गणित में देखें तो ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन जो संदेश है वो संदेश अलग अलग है। इसका संदेश क्या है? फोर्स है और फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। इसका क्या संदेश है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से कुछ फोर्स है जिसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर रहे हैं। तो हालांकि ये दोनों इक्वेशन गणित के हिसाब से देखें तो एक ही इक्वेशन है, उसी को आपने इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, तो ऐसा हो गया। लेकिन जो उसका वास्तविक संदेश है वो काफ़ी अलग है। इसमें है जैसे कि फोर्स तो है ही, और उस फोर्स से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स का कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके कारण से ये इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर Q आवेश पे इतना फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बातचीत की थी। और फिर हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं। ये भी जो रूल्स हैं, ये भी जो रूल्स आए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से आए हैं, इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पहले के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया। तो ये सब जो इक्वेशंस हैं वो उन्हीं परिस्थितियों के लिए सही हैं जिनमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ऐसा बोल सकते हैं। अर्थात जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में है, और केवल अभी रेस्ट में है इतना ही नहीं, बल्कि थोड़े पहले से भी वो रेस्ट में पड़े हैं। कितना पहले से, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कितने डिस्टेंसेस के बीच की बात कर रहे हैं। अगर हमारा जो डिस्टेंस है ये कुछ r डिस्टेंस है,
तो एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड को और वहाँ तक जाने में r/c ऐसा कुछ समय लगेगा, उसके और पहले से अगर वो वहाँ पर है तो बस ठीक है, वो काफ़ी पहले से घूम फिर भी रहा हो, लेकिन अगर हम r डिस्टेंस में हमारी रुचि है तो r/c इसके और थोड़ा पहले से वहाँ पर अगर वो स्थिर है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन में ये सारे रूल्स होते हैं, ये हम लोगों ने चर्चा की। फिर हमने एक वेक्टर इक्वेशन लिखने की कोशिश की, क्योंकि हम गणित भी थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स भी चल रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ में। तो हमने एक एक्सेस सिस्टम बनाया, XYZ एक्सेस बनाया, इसको आप कह सकते हैं Z, इसको Y, इसको X कह सकते हैं, या इसको X, इसको Y, उसको Z ऐसा भी कह सकते हैं। तो XY, इसको X, इसको Y और इसको Z ऐसा कह सकते हैं। तो एक एक्सेस सिस्टम बनाए, राइट हैंडेड एक्सेस सिस्टम। और फिर हम एक आवेश लेते हैं और उसको हम Q' लिखते हैं, और ये कहाँ है ये बताने के लिए हम ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं और इसको हम R' ऐसा ये पोजीशन वेक्टर बताते हैं। और इसके कारण से अगर कहीं और हमें फील्ड लिखने हैं, मान लीजिए हमें यहाँ कहीं फील्ड लिखना है, तो इस जगह पे कोई चार्ज है या नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फील्ड इसका है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। और उसको अगर हमने R ऐसा वेक्टर बोला, यहाँ पे हमें फील्ड चाहिए, किसके कारण से फील्ड चाहिए, इसके कारण से। तो ये हम लोगों ने देखा, ये Q' 4πε0 यहाँ, और R वेक्टर माइनस R' वेक्टर, और डिवाइडेड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब। ये इस फॉर्म में हमने लिखा उसको। ऐसे भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं। ये जो R वेक्टर माइनस R' वेक्टर है वो एसेंशियली ये वाला वेक्टर है, और इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये डिस्टेंस है, और क्यूब है यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड यहाँ है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वही है Q/4πε0r², वही है, लेकिन इस प्रकार से हम लिखते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर एक चार्ज नहीं हो करके और एक समूह है चार्जेस का, एक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, कलेक्शन है चार्जेस का, उसके कारण से हम ये फील्ड कैसे लिखेंगे। तो एक बहुत अच्छी सी बात है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस के कारण से, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करते हैं। अर्थात अगर कई सारे चार्जेस हैं तो आप एक एक चार्ज के कारण से फील्ड लिख लीजिए और उन सब फील्ड्स को आपस में जोड़ दीजिए, तो आपको पूरे कलेक्शन के कारण से फील्ड मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई जगह ये लागू होता है, कई जगह ये लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड के लिए ये लागू होता है, कई जगह नहीं भी लागू होता है। जैसे अगर मान लें हम कहें कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा इंटरफेरेंस लाइट का, एक स्लिट से इंटेंसिटी I1 है, अकेले एक स्लिट से, दूसरे स्लिट से I2 है, लेकिन दोनों साथ खोल दें तो वो I1 + I2 नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है। एक स्लिट के कारण से इतना है, दूसरे के कारण से इतना है, दोनों साथ खोल दीजिए तो वो जोड़ नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लागू होता है। एक चार्ज के कारण से फील्ड लिखिए, अगर दूसरा है तो उसके कारण से भी लिख के जोड़ दीजिए, तो दोनों के कारण का जो संयुक्त फील्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हमारा सोर्स है, हम लोग सोर्स जब लिखेंगे तो उसमें ये प्राइम लगा लगा करके लिखेंगे, ये हमारा कन्वेंशन होगा। और जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है उस पॉइंट के लिए जब हम लिखेंगे तो बिना प्राइम का लिखेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे अगर फील्ड निकालना है, इसको हम फील्ड पॉइंट कह सकते हैं, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए। फील्ड पॉइंट को जब हम लिखेंगे तो बिना ये डैश लगाए हुए, बिना प्राइम लगाए हुए लिखेंगे, और सोर्स जहाँ है उसके बारे में जब लिखना होगा तो हम प्राइम लगा करके लिखेंगे। अमूमन हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसका पालन करेंगे। तो ये जो हमारा सोर्स है जिसके कारण से हम फील्ड यहाँ लिख रहे हैं, वो कई प्रकार का हो सकता है। उसमें से एक प्रकार है जिसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
और डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, जिनको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे हम जिनको काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। तो अगर हमारे पास में एक्सेस सिस्टम है, ऐसा कुछ एक्सेस सिस्टम है, ये हमने एक्स वाई जेड ऐसा लिखा, एक्स वाई और एक्स से वाई की तरफ जाइए तो जेड ऐसे लिखा, तो एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, ऐसा अलग अलग चार्जेस हैं। हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये देखो एक रहा, ये देखो दूसरा रहा। तो ऐसे जो सेपरेट सेपरेट ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक चार्ज है ये, मान लो इसको Q1 प्राइम कहें, ये Q2 प्राइम है, ये Q3 प्राइम है, ऐसे चार्जेस हैं। और उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको भी हम लोग वैसा ही बोलेंगे। ये R1 प्राइम पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 प्राइम ऐसा है, ऐसे ही सबके बारे में बताएंगे। और इसके कारण से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से, इस समूह के कारण से किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो जो पॉइंट है जहाँ भी है उसको हम ये पॉइंट कहेंगे, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर को हम R कहेंगे। ऐसा ये पॉइंट है जहाँ पर कि मुझे फील्ड चाहिए। तो अपना जो सूत्र है इसी का इस्तेमाल हम करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। एक चार्ज के कारण से क्या है वो हम यहाँ लिखा हुआ है हमने, R प्राइम पोजीशन पे Q प्राइम चार्ज अगर हो तो R इस पोजीशन पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हर एक चार्ज के लिए अलग अलग इस्तेमाल करके हमें जोड़ देना है। तो कैसे लिखेंगे, QI, ये ith चार्ज, Q1, Q2, Q3, Q4 वो वाला I है, I बराबर 1, I बराबर 2, I बराबर 3 लेंगे तो अलग अलग चार्जेस मुझे मिलेंगे। तो QI प्राइम, QI प्राइम, और R तो वही है, ये R क्या है, किस जगह पे फील्ड चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर, हमें यहां पे फील्ड चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये R तो वही है। और यहां पे RI प्राइम ऐसा, राइट, ये R प्राइम जो है वो RI प्राइम ith चार्ज के कारण से मैं फील्ड लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मैग्नीट्यूड R माइनस RI प्राइम और उसका क्यूब ऐसा, और इसको जोड़ देना है हर एक चार्ज के लिए, हर एक चार्ज के लिए फील्ड निकाल करके जोड़ देना है। याद रखिएगा ये वेक्टर है, तो वेक्टर सम होना है, ये ऐड होना मतलब वेक्टर सम होना है, ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस प्रकार से हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग। अब आप ट्राई कीजिएगा, एक प्रॉब्लम इससे बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस एक्सप्रेशन से। मान लीजिए हमारे पास जो चार्जेस हैं, Q चार्ज हैं, चार्ज Q, चार्जेस Q प्लेस्ड एट origin, then A00 and then 0 A0, ये तीन चार्ज हैं, 3 चार्जेस। हाँ, हर एक चार्ज Q है और कहाँ कहाँ वो प्लेस्ड है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ज्योमेट्री समझ रहे होंगे आप, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो अगर हमने ऐसा लिखा है, ये हमारा x एक्सिस है और y एक्सिस है और z एक्सिस है, तो ओरिजिन पर एक चार्ज बैठा है, ओरिजिन पे 0 0 0 पे एक कहाँ बैठा है, A00, यानी x एक्सिस पर आप a चलिए, yz पे कहीं मत जाइए, तो ये यहाँ पे एक बैठा है चार्ज q, और तीसरा कहाँ बैठा है 0 A0, यानी y एक्सिस के ऊपर यहाँ एक चार्ज बैठा है। ये तीन चार्जेस हैं, हर एक चार्ज q है, ये भी q है, ये भी q है और ये भी q है, और इनके कारण से फील्ड चाहिए। चार्जेस Q प्लेस्ड एट इतना इतना, आप कैलकुलेट कीजिएगा, R, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, यहां पे ये एट 0 0 A, इस जगह पे 0 0 A,
इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, आर वेक्टर क्या है, अभी आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर यानी जहां फील्ड कैलकुलेट करना है उसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ये आर वेक्टर होगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ये है ए के कैप, ऐसा है ना, ए के कैप ऐसा, ये है आर वेक्टर। और 3 चार्जेस हैं, तो आपके पास R1 प्राइम है पहला, वो तो जीरो ही है, जीरो वेक्टर है। दूसरा सेकंड चार्ज कहाँ है, ये है सेकंड चार्ज एक्स एक्सिस पर, ये है आपका R2 प्राइम, तो ये क्या है, ये है ए आई कैप। और तीसरा है ये 0A0 यानी वाई एक्सिस के ऊपर, तो R3 प्राइम है ए जे कैप। ये यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप लिखते हैं, जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप लिखते हैं। तो ये है R1 प्राइम, R2 प्राइम, R3 प्राइम, ये सब चीज़ें आपको पता हो गई। QI प्राइम, सभी Q हैं, तीनों जो है Q हैं। और उसके बाद आप इसको लिखें, इसको कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से निकाल करके लाएं, तो आपको इस प्रक्रिया का थोड़ा अभ्यास होगा। तो ये है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला। अब हम चलें दूसरी तरफ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बेसिकली, उनकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी जगह बनाएं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक एक चार्ज को अलग अलग नहीं कह सकते कि एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, ऐसा नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूअस है। एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तार है, हमारे पास एक प्लास्टिक का तार है, ओके, कोई प्लास्टिक वायर है ये, और इस प्लास्टिक वायर पे हमने कुछ चार्जेस रखे हैं, रगड़ के और कुछ करके इसके ऊपर हमने कुछ चार्जेस बनाए हैं, चार्जेस डाले हैं, ऐसा। तो अगर प्लास्टिक वायर को आपने रगड़ करके चार्ज बना दिया है, तो वैसी हालत में हम कहीं भी जाएं तो आपको कितना भी छोटा टुकड़ा लेंगे हम, तो कुछ चार्ज नज़र आएगा। तो हम अब Q1 Q2 टाइप से नहीं बता सकते कि देखो ये रहा Q1, ये रहा Q2, बीच में कुछ नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। और याद रखिएगा, हमारे पूरे कोर्स के अंदर में, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्स के अंदर में, हम लोग जब पॉइंट की बात कहेंगे, मेरा पॉइंट मोटा सा है, जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो वो है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन, एक एक न्यूक्लियस, उस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं। एंगस्ट्रॉम्स के लेवल पे, नैनोमीटर्स के लेवल पे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम जब भी बात करेंगे तो एक उसमें लेंथ होगी, एक वॉल्यूम होगा, तो कुछ बड़ा सा हमारा होगा, वही मेरा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एटम बाय एटम मत बोलेगा कि एक एटम है तो बगल में दूसरा एटम है तो बीच में खाली जगह है, वो सब नहीं। अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा, इसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। हम जितना भी टुकड़ा ले सकते हैं, मिलीमीटर टाइप लें, या हम 1/10 ऑफ मिलीमीटर लें, 1/100th ऑफ मिलीमीटर लें, उसके अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं, इसलिए हमारे लिए वो कंटिन्यूअस ही है। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक उदाहरण है। अब ये मोटाई अगर बहुत कम है, स्टार की मोटाई अगर बहुत कम है, किसकी तुलना में, जहां भी मुझे फील्ड निकालना है, इसके कारण से मान लो मुझे यहां फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस की तुलना में अगर ये मोटाई बहुत कम है, तो केवल ये जो लाइन है इधर ही की लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसके जो मोटाई वाली लेंथ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक लाइन के ऊपर सारे चार्ज हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कर्व्ड लाइन हो सकती है, लेकिन एक लाइन के ऊपर ये सारे चार्जेस हैं, तो इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहाँ कितना चार्ज है, कहाँ कितना चार्ज है, कहाँ ज़्यादा चार्ज है, कहाँ कम चार्ज है, वो बताने के लिए हम लोग एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमारा ये एक्सिस सिस्टम है और यहाँ इस पर हमने कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर प्राइम, ऐसा ये पोजीशन वेक्टर है इसका। देखिए हम प्राइम लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा सोर्स है जिसके कारण से फील्ड यहाँ पैदा हो रहा है। तो ये आर प्राइम है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट इस तार की तरफ लिया ये, और इसकी जो लेंथ है उसको हम dl प्राइम लिखेंगे। ये इस तार की ही दिशा में हम तार पर ही एक छोटी सी दूरी तय करेंगे और ये जो इतनी दूरी है, ये तार की जो इतनी लेंथ है, ये जो भाग है तार का, जो एलिमेंट है तार का, उसकी लंबाई जो है उसको हम dl प्राइम लिख रहे हैं। और इतनी दूरी में कितना चार्ज है, इतनी दूरी के अंदर में कितने कूलम चार्ज है, उसको हम dq प्राइम लिखेंगे। यहाँ जो चार्ज है इतनी दूर के अंदर में उसको हम dq प्राइम ऐसा लिखेंगे। तो dl प्राइम लंबाई में dq प्राइम इतना आवेश यहाँ पर है। तो उसको अगर आप भाग लगा दीजिए, इस dq प्राइम को अगर आप dl प्राइम से भाग लगा दीजिए, ये जो चीज़ मिलती है इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सामान्यतः उसके लिए लैम्डा शब्द का, लैम्डा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस नज़दीक नज़दीक हैं, यहाँ पे कुछ दूर दूर हैं, कहीं नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे उतना ही dl प्राइम अगर हम लें तो उसमें जो चार्ज कंटेन्ड है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये जो चीज़ है ये इस r प्राइम पे डिपेंड करती है। तार पे कहाँ, तार पे किस जगह पे, तार पे यहाँ कि तार पे यहाँ कि तार पे यहाँ। अगर तार पे यहाँ बात करना है तो फिर ये हो गया r प्राइम, और ये अगर r प्राइम हो गया तो और ये हो गया dl प्राइम। ये dl प्राइम हो गया तो इतनी दूर के अंदर में फिर हम देखेंगे कि क्या हालत है, कितना चार्ज है, उसके अनुसार ये निकालेंगे। तो अलग अलग r प्राइम पे यानी अलग अलग पोजीशन पे, तार के अलग अलग पोजीशन पे इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो ये फंक्शन है r प्राइम का। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब हमने r प्राइम के फंक्शन के रूप में बता दिया कि इस r प्राइम पे इतनी लीनियर डेंसिटी है, तब वो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हो गया। और ऐसी परिस्थिति में अगर किसी पॉइंट P पर हमें चाहिए, इस पूरे के कारण से फील्ड चाहिए, तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो फिर हम ऐसा ही डालेंगे और उसको R वेक्टर बोलेंगे। जो फील्ड पॉइंट है उसको हम लोग R वेक्टर बोलेंगे, जो सोर्स पॉइंट्स हैं उसको हम R प्राइम वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये है। तो जो आपका बेसिक रूल था फिर से याद कीजिए, पॉइंट चार्ज के कारण से Q प्राइम और फिर R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R माइनस R प्राइम क्यूब, इसी का हम उपयोग करने जा रहे हैं। तो अब क्या है, अलग अलग चार्जेस डिस्क्रीट नहीं है तो हम अलग अलग dl प्राइम लेंगे। इसके कारण से कितना फील्ड है, फिर इसके कारण से कितना फील्ड है, फिर इसके कारण से कितना फील्ड है, ऐसे ही यहाँ से लेकर के और जितना बड़ा तार है, जितनी दूर तक वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके छोटे छोटे पीसेस करके dl प्राइम dl प्राइम dl प्राइम करके उनके कारण से लिख करके उसको जोड़ना है। तो इसके कारण से देखिए, इस dl प्राइम के कारण से यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है, ये है r प्राइम और ये है r। तो वही सूत्र इस्तेमाल होगा। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, इस पर कितना चार्ज है, तो dq प्राइम कितना है, dq प्राइम चार्ज है वो हो गया लैम्डा r प्राइम इंटू dl प्राइम। ये लैम्डा r प्राइम इंटू dl प्राइम, ये इतना चार्ज है। तो चार्ज की जगह हम ये इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे,
उसके बाद लिखेंगे r माइनस आर प्राइम। ये r वेक्टर है, ये r प्राइम वेक्टर है, तो ये r और माइनस आर प्राइम, r माइनस आर प्राइम। और नीचे क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे r माइनस आर प्राइम, और उसका क्यूब कर देंगे। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतने चार्ज के कारण से, और ऐसे ही सबके कारण से लिख करके हमें ऐड करना है। तो इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है यानी इंटीग्रेट करना है। अब डिस्क्रीट नहीं है, एक 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 अलग अलग नहीं है कि हम जोड़ते चले जाएं, अब ये कंटिन्यूअस है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। और कहाँ इंटीग्रेट करेंगे वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इंटीग्रेट करके लोअर लिमिट रख दिया, अपर लिमिट रख दिया, घटा दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इस लाइन के अलोंग चलना है, इसी के अलोंग चलना है, ऐसे चलो ऐसे चलो, यहाँ निकालो यहाँ निकालो यहाँ निकालो यहाँ निकालो यहाँ निकालो, और तब उसको जोड़ना है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल है वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है, ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो ऐसे ये लाइन इंटीग्रल से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो चार्ज है वो एक सरफेस पे बटा हो सकता है, एक सरफेस पर बटा, जैसे यहाँ एक लाइन पे बटा हुआ है चार्ज, वैसे एक सरफेस पर बटा हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है, इतनी दूर के अंदर में चार्ज है, इतनी दूर के अंदर में चार्ज है। मान लो एक बॉल है और उस बॉल को हमने कपड़े से रगड़ करके उस पर आवेश डाल दिया, तो वो आवेश कहाँ फैलेगा, उस बॉल की सतह पर फैलेगा। तो आवेश कहाँ है, बॉल की सतह पर, एक सरफेस पर है। तो ऐसा जब होता है तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हमने एक छोटा सा एरिया बनाया उस पर, और उस एरिया को अगर हम डी ए प्राइम कहते हैं, इतना बड़ा एरिया बनाया, और इस पर जो चार्ज है वो अगर डी क्यू प्राइम है, तो डी क्यू प्राइम बना डी ए प्राइम, चार्ज पर यूनिट एरिया, छोटा सा एरिया और उस पर जो चार्ज है वो भाग लगा दीजिए। इसको कहा जाता है, इसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं जनरली, इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा आर प्राइम, सिग्मा आर प्राइम। और इसको कहेंगे हम क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको हमने कहा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस के ऊपर एक एरिया लीजिए, उस एरिया पे कितना चार्ज है वो देखिए, भाग लगाइए, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर लिखना है उसी प्रकार से लिखेंगे। पहले चार्ज, तो एक छोटा सा लिया, इस पर कितना चार्ज है, डी क्यू प्राइम चार्ज है। डी क्यू प्राइम कितना है, सिग्मा इंटू डी ए प्राइम है, तो ये सिग्मा एट आर प्राइम इंटू डी ए प्राइम। ये इसकी जगह जैसे यहाँ पे था ये, वैसे ही ये है चार्ज, और उस चार्ज के बाद बाकी सब तो वही है, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का क्यूब। तो ऐसा ये हम लोग इसके लिए लिखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अब अगला क्या मैं लिखने वाला हूं आप समझ ही गए होंगे। अगर एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल सरफेस पर नहीं, एक आयतन है, एक क्लोज्ड, एक ये वॉल्यूम है, ये क्लोज सरफेस है, अंदर में ये वॉल्यूम है ये, और उस वॉल्यूम के अंदर में अगर हम अंदर में कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा बनाए, जैसे बॉल अगर सोचें आप, तो बॉल के भीतर के पूरे पोर्शन को देखिएगा, और उसके अंदर में एक छोटा सा हल्का सा डी कुछ लेकर के, लाइनें लेकर के, और आप छोटा सा वॉल्यूम बनाइए, और इस वॉल्यूम को आप लिखिए, हम लोग इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे डी टाउ। ये टाउ है, ये ग्रीक लेटर टाउ, डी टाउ प्राइम। और उस वॉल्यूम में जितना चार्ज है उसको लिखेंगे डी क्यू प्राइम। और फिर हम डिफाइन करेंगे ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ,
इसके लिए फिर हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो लिखेंगे उसके लिए। कहां पे? आर प्राइम पे। हमारा कोई एक्सेस सिस्टम होगा, ये होगा आर प्राइम, जहां हमने ये सोर्स का एलिमेंट लिया है वो आर प्राइम है। और इस कैसे बनाएंगे इसको? डी क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई डी टॉ प्राइम, ऐसे बनाएंगे। यानी चार्ज कितना है यहां पे? रो इंटू डी टॉ प्राइम। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखने हैं तो उसी प्रकार से लिखेंगे हम, रो आर प्राइम और डी टॉ प्राइम, ये चार्ज हो गया। इधर वही आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। और ये जो मैंने लिखा यहां भी और वहां भी, वो केवल एक एलिमेंट के कारण से लिखा है। तो पूरे के कारण से लिखने के लिए आप इसको इंटीग्रेट भी करेंगे, और यहां इसको सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे, पूरे सरफेस पे जहां जहां चार्ज है, जितनी दूर में वो चार्ज फैला हुआ है उस पर इंटीग्रेट करेंगे। और यहां इसको इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, जितनी दूर में वो चार्ज है उस पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें 3 वैरायटी के मिलेंगे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो और सबके अपने अपने एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी कुछ एक ही से निकल रहा है, इसी से निकल रहा है। और फिर कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कुछ कुछ खास परिस्थितियों में हम उदाहरण लेकर के आगे के लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिएगा कि चार्ज की जगह पे हमें एक एलिमेंट का चार्ज रखना है और फिर सभी का मिला करके जोड़ना है।